हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़ आज से आपकी एमपी टेट की सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो गाइज़ आज से आपकी फर्स्ट क्लास है सीडीपी की। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी मेरे चैनल पे। तो जो लोग नए हैं वो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मेरे चैनल से मिल सके। तो गाइज़ चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमपी टेट की फर्स्ट क्लास। तो गाइज़ आई होप आप सब रेडी हैं। तो गाइज़ टाइम कम बचा है और इस बार पेपर को अच्छी तरह से करना है, यानी इस बार पेपर को उड़ा देना है। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। तो गाइज़ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए इसे पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। एक है विचार सोच में केंद्रीकरण, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तीसरा है संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्धता करने की क्षमता, चौथा है अमूर्त सोच का विकास। तो गाइस अगर बात करूँ मैं आपके जीन पियाजे की, तो ये आपके सिलेबस में गिवन है और 1 नंबर का तो आपका पूछा ही जाएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसमें का विकास की 4 स्टेज बताई है, 4 स्टेज बताई है। इन चारों स्टेज में से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक स्टेज तो पूछ ही लिया जाता है। अगर मैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करूं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करूं, तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है 2 से 7 साल के बच्चे में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे की सोच होती है, विचार होती है, उसमें केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है अपनी सोच और विचार को, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जैसे आप दूसरे ऑप्शन की बात करें तो डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव थिंकिंग जो आपके 4 स्टेज में आती है, जो डिडक्टिव थिंकिंग है वो आपके चौथे स्टेज में आती है, जिसमें बच्चा तर्क के ऊपर नियम बनाने लग जाता है। और अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो है संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्धता करने की क्षमता। ये जीन पियाजे के एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। अब चौथा ऑप्शन देखें, अमूर्त सोच का विकास। ये भी आपके 4th स्टेज में आती है और ये तब होती है जब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, जब बच्चा 11 साल से ज़्यादा का हो जाता है। आई होप गाइस सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए पढ़ते हैं इसे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एक में मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा नैतिकता पर, तीसरा वास्तविक पर और चौथा है ध्यान पर। अगर मैं शिशु के व्यवहार की बात करूं तो यहाँ पे छोटा बच्चा है, यानी यहाँ पर शैशव अवस्था की बात हो रही है। अगर छोटे बच्चे को अपना कोई भी व्यवहार करना होगा तो वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित करके व्यवहार करेगा। अब आप पूछोगे कि मूल प्रवृत्ति पर कैसे, तो जब बच्चा छोटा है और उसे भूख लगेगी तो बच्चे सिर्फ एक ही काम करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। इससे घर के बड़े समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। तो जो बच्चे के व्यवहार होते हैं वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि मूल प्रवृत्ति के बारे में, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो कि सही है, मूल प्रवृत्ति पे आधारित। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। इसमें सोपान के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा है सम्मानीकरण, तीसरा है तैयारी और चौथा है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। तो गाइज इस क्वेश्चन में टीचिंग लेवल की यानी शिक्षण स्तर की बात हो रही है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्मृति। स्मृति सिर्फ छोटे क्लास के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चों को चीज़ें सिर्फ रटाई जाती हैं। अब मैं टीचिंग के दूसरे लेवल की बात करूंगी, वो है बोध स्तर। इसमें बच्चा चीज़ों को रटता नहीं है, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। और तीसरे लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चा खुद चीज़ों को अपने तरीके से समझने लगता है। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं
तो जो स्मृति स्तर है और बोध स्तर होता है तो उसमें कौन सा सोपान रहेगा, तो उसमें प्रस्तुतिकरण सोपान रहेगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिना प्रेजेंटेशन दिए आप बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गाइज एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इस बार जो आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, तो ज़्यादा हार्ड लेवल के चक्कर में मत पड़ना। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ बस आप उसे अच्छे से करके जाना। आपका स्कोर 130 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मैं आपकी तैयारी करवा ही रही हूँ। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, चौथा ऑप्शन है प्रभाव का नियम। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है जो अक्सर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो ये है कि जो सीखने का नियम है वो किसने दिया था? तो गाइज ये सीखने के नियम ई.एल. थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। ई.एल. थॉर्नडाइक साहब जो अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, तो ई.एल. थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के 3 नियम दिए थे। पहला तत्परता का नियम है, यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने में तत्पर है तो चीज़ों को जल्दी सीख जाएगा। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, इसमें बच्चा किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास करेगा तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। तो तीसरा नियम होता है प्रभाव का नियम, यानी एक काम का प्रभाव दूसरे पे कितना पड़ा। तो क्वेश्चन में सीखने का नियम में कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, ये शामिल नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, अंतर्मुखी, दूसरा है बहिमुखी, तीसरा है उभयमुखी और चौथा है सामाजिक निर्भर। तो इस गाइज यहाँ पर आत्म केंद्रित व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो कैसा होता है? वो खुद पे केंद्रित होता है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूँ तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिमुखी के आधार पर किसने बांटा था? तो इसे कार्ल जुग ने बांटा था। कार्ल जुग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी के अंदर कैसे बांटा था? तो उन्होंने बताया था कि अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतर्मुखी। तो गाइज अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हल नियम में से किससे संबंधित है? ये इसमें संबंधित पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा विकास का सिद्धांत, तीसरा व्यक्तित्व का सिद्धांत, चौथा अधिगम का सिद्धांत। कोल्हप साहब की बात करें तो कोल्हप साहब ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कोल्हप साहब हर चीज़ को समग्र रूप से देखते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अधिगम का सिद्धांत। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाइस पहले ये जान लेते हैं, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक टेट एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये बिल्कुल नहीं है विकास का सिद्धांत। तो गाइस दूसरा ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसकी विकास शुरुआत हो जाती है और गर्भ से लेकर मृत्यु तक उसका विकास निरंतर चलते रहता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और तीसरा ऑप्शन है परस्पर विकास के सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, विकास के सिद्धांत है, क्योंकि विकास के जो भी सिद्धांत है वो सब सिद्धांत आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं। चौथा ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कोई भी जाति होगी वो अपने समान जाति को ही फॉलो करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो गाइज अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एक में कल्पना, दूसरा है स्मृति, तीसरा है विस्मृति और चौथा है ध्यान। तो गाइज
अगर सीखी हुई बात आप याद नहीं कर पाते या उसे भूल जाते हो तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप विस्मृति कहोगे। तो गाइज़ बी केयरफुल, लेकिन एग्ज़ाम में प्लीज़ ऐसा मत करना, एग्ज़ाम में जाके भूल मत जाना। तो गाइज़ अब मैं आपको थोड़ा स्मृति के बारे में बता देती हूँ। तो गाइज़ स्मृति यानी मेमोरी, जैसे कि हम कोई चीज़ें देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। तो गाइज़ स्मृति के 3 टाइप होते हैं। पहला संवेदी स्मृति, जिसको कि सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कोई भी चीज़ देखी हो, सुनी हो, समझी हो, तो वो आपके माइंड में 1 या 2 सेकंड के लिए ही स्टोर रहती है, फिर आप वो भूल जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो है लघुकालीन स्मृति। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर होगी वो लगभग 30 सेकंड तक रहती है, उसके बाद आप वो चीज़ें भूल जाओगे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, तो वो है दीर्घकालीन स्मृति। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर होती है वो 30 सेकंड से ज़्यादा होती है, यानी 30 प्लस होती है। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। मतलब क्या उच्च होंगे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। एक में सृजनशीलता, दूसरे में अध्ययन, तीसरे में विश्लेषण करना और चौथे में अच्छे अंक प्राप्त करना। तो मैं इसकी आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन सृजनशीलता। अगर मान ले किसी बच्चे का IQ लेवल 140 प्लस है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें क्रिएटिविटी भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी सृजनशीलता, क्योंकि कम IQ लेवल वाला बच्चा भी क्रिएटिविटी होता है, यानी उस बच्चे में भी क्रिएटिविटी होती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है, यानी ये कथन किसका दिया हुआ है? तो देखिए गाइज, ये कथन स्टेने हॉल ने दिया है। अगर बच्चा किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के बीच होता है तो उसके जीवन में बहुत प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने का। इस तरह स्टेने हॉल ने इसे संघर्ष और तनाव का अवस्था कहा है। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें उत्तेजित के बारे में पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तभी तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा वाला इम्प्रेशन बाहर आता है। अगर कोई किसी पे गुस्सा करता है तो उसे उत्तेजित दशा कहते हैं। तो इसमें पूछा है ये किसने कहा है, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्ड ने। तो गाइज़ अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो गाइज़ इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, दूसरा प्रेरणा, तीसरा रुचि और चौथा विषय वस्तु का स्वरूप। तो गाइज़ अगर मैं अधिगम की बात करूँ तो अधिगम, जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर इच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इच्छा के हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो और सेकेंड इसमें है प्रेरणा। अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसमें प्रेरणा लाना होगा कि हमें हाँ ये चीज़ सीखनी है। और तीसरा होता है इसमें रुचि, सीखने के लिए रुचि होनी चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ को सीखने में रुचि नहीं रखेंगे हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब में रुचि है। तो अधिगम के लिए ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, तो बच गया चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु का स्वरूप, ये अधिगम में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो हमें इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवरोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो गाइज इस क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, अगर मैं आपको उसका सही क्रम बताऊँ तो सीधे आंसर में आते हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एमपी में 1 मार्क्स का तो हर बार पूछ ही लेता है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ज्ञान, अवरोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो अब इसे समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे होगा। तो अब मैं इसे आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो 4th ऑप्शन कैसे होगा। तो गाइज़ मान लीजिए मैं कल आपको बताई थी कि मैं कल से एमपी की क्लास लूँगी। तो मैंने ये बताकर आपको ज्ञान दे दिया था, यानी आपको मैं ज्ञान दे दी थी। अब बात होती है अवरोध की। तो जैसे मैं आपकी आज एमपी की क्लास ले रही हूँ, तो आपको कुछ समझा रही हूँ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, तो आप उसे समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, अवरोध हो रहा है। अब आप थर्ड में क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, यानी जो मैंने आपको समझाया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे अनुप्रयोग कहते हैं। तो 4th ऑप्शन में आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, यानी मैंने आपकी एमपी की सीडीपी की क्लास ले रही हूँ। तो अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम मुझे ईवीएस की क्लास चाहिए, हिंदी की क्लास चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ की विश्लेषण कर रहे हैं। आप इस चीज़ की विश्लेषण करके उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये आपका हो गया विश्लेषण। अब आप 5th में क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, यानी आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी एग्ज़ाम से पहले आप पढ़े हैं, उसे आप रिवीजन करेंगे और उसे एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। तो एग्ज़ाम देकर जब आएंगे तो अब आप क्या करेंगे, तो मूल्यांकन करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। आप समझ रहे हैं। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र का अगर मैं सही क्रम बताऊँ तो आपका 4th ऑप्शन ही सही होगा, जैसे ज्ञान, अवरोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4th। आई होप गाइज कि आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की आयु, मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इसमें हमसे बुद्धि लब्धि पूछ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। निकालने का एक सीधा सा फार्मूला होता है, IQ = MA/CA × 100। ये IQ निकालने का फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें MA कितना दिया है। तो MA दिया है, मानसिक आयु दिया है 10 वर्ष, और CA, तो CA इसमें कितना दिया है, 8 वर्ष। अब हम इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा MA कितना दिया है, तो MA हमारा दिया है 10 वर्ष, तो यहाँ 10 लिखेंगे। और CA हमारा कितना दिया है, 8 वर्ष, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे × 100। अब हम इसको कटा देंगे, 2 से 5, 2 से 4 और 4 से 125। अब हम इसको 25 को 5 बार कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 आएगा। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा, इसका IQ लेवल 125 होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना है, यानी अधिगम पूछ रहा है हमसे। तो सीखने से क्या होगा, अधिगम से क्या होगा। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको CDP पढ़ा रही हूँ, तो CDP सीखने से क्या होगा, CDP सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन आएगा तो हम इससे जब फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ें कैसे सिखानी है, कैसे उसे व्यवहार में परिवर्तन लाना है, बच्चों का व्यवहार जान पाएंगे, तभी हम उसे कुछ सिखा पाएंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन ये तो बहुत ज़रूरी है अगर हम सीखेंगे कोई चीज़। तो दूसरा है अनुभव तथा अभ्यास। अगर हम किसी चीज़ का अधिगम करते हैं तो उसे हमें प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, उसे हमें कुछ अनुभव होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बचा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो गाइज़ इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अधिगम से रिलेटेड। तो अगर हम कोई चीज़ें अधिगम करते हैं तो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन भी आता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा चौथा, यानी उपरोक्त सभी। तो आई होप गाइज़ आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो गाइज़ आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने के क्वेश्चन मैं करवाऊँगी वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाऊँगी, ताकि आप सबको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो गाइज़ ये वीडियो सब स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए ताकि सबको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और गाइज़ मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो गाइज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।